नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब के द कॉन्सेप्ट चैनल और फेसबुक के द कॉन्सेप्ट पेज पर। साथियों, आज से हम एक नए तरीके से पढ़ना प्रारंभ करेंगे जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज़ें सुनाई देंगी और जो टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक आपको लिखा हुआ प्रतीत होगा। तो आज का प्रयोग यह आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर देंगे। तो साथियों, आज का टॉपिक है मधुमक्खी, यानी आज के सेशन में हम मधुमक्खियों से जुड़े हुए जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं उन सभी को एक एक करके हल करते और समझते हुए चलेंगे। तो साथियों, चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। तो आज के सेशन में हम मधुमक्खियों के बारे में पढ़ेंगे। तो मधुमक्खियों से जुड़ा हुआ पहला इंटरेस्टिंग पॉइंट बनता है कि मधुमक्खी को किस वर्ग के अंतर्गत विभाजित किया जाता है। तो साथियों, मधुमक्खी को हम लोग कीट वर्ग के अंतर्गत विभाजित करते हैं, यानी मधुमक्खी एक प्रकार के कीट है। और साथ साथ यह भी जानते हुए चलेंगे कि विश्व में जितनी भी प्रकार के कीटे हैं उन सभी कीटों को किसी न किसी वर्ग के अंतर्गत विभाजित किया गया है, इसीलिए मधुमक्खी को हम लोग कीट वर्ग के अंतर्गत विभाजित करते हैं। और पूरे विश्व में जितने भी कीटे हैं उन सभी कीटों में मधुमक्खी ही एकमात्र ऐसी कीट है जो शहद का उत्पादन करती है। तो ध्यान देने योग्य यहाँ बात यह है कि मधुमक्खी किस प्रकार की कीट है, तो शहद देने वाली विश्व की एकमात्र कीट है। अब मधुमक्खी पालन को हम लोग एपी कल्चर कहते हैं और यह एग्जाम में कई बार पूछा है कि मधुमक्खी पालन को हम लोग क्या कहते हैं। तो मधुमक्खी पालन को हम लोग एपी कल्चर कहते हैं। मधुमक्खी कैसी कीट है, तो मधुमक्खी एक प्रकार की सामाजिक और बहुरूपी कीट है। तो मधुमक्खी को सामाजिक कीट क्यों कहते हैं, क्योंकि जिस तरह मनुष्य अपने समाज में एक दूसरे व्यक्तियों से मिल करके रहता है, उसी तरह मधुमक्खी भी अपने परिवार या अपने समाज में एक दूसरे के साथ संतुलन बना करके अपना जीवन व्यतीत करती है। और बहुरूपी कीट की संज्ञा इसलिए मधुमक्खियों को देते हैं कि मधुमक्खियों के छत्ते में या मधुमक्खी के परिवार में अलग अलग रूप की मधुमक्खियां पाई जाती है, इसीलिए मधुमक्खी को हम लोग बहुरूपी कीट की संज्ञा देते हैं। अब प्रश्न बनता है कि मधुमक्खी के परिवार में कितने प्रकार की कीट होती हैं, इनकी संख्या कितने होती है और इनके कार्य क्या क्या होता है। तो साथियों, मधुमक्खियों के परिवार में 3 प्रकार की कीट होती हैं। पहले प्रकार की कीट को हम लोग मादा मक्खी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में फीमेल मक्खी कहते हैं। दूसरे प्रकार की मक्खी को हम लोग नर मक्खी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग मेल मक्खी कहते हैं। और तीसरे प्रकार की जो मक्खी होती है उसे हम लोग श्रमिक मक्खी की संज्ञा देती हैं। और इनकी संख्या की अगर बात करें तो मादा मक्खी की संख्या सिर्फ 1 होती है, नर मक्खी की संख्या 10% और यह जो श्रमिक मक्खी है इसकी संख्या 90% होती है। यानी मधुमक्खियों के एक परिवार में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक संख्या श्रमिक मक्खियों की होती है और इसकी संख्या कितनी होती है, 90%। अब सर्वश्रेष्ठ मक्खी की संख्या किसे दी जाती है, तो मधुमक्खियों के परिवार में सर्वश्रेष्ठ मक्खी की संख्या हम लोग मादा मक्खी को देते हैं। और यही मादा मक्खी जो है जो कि आपको अंडा देने का कार्य करती है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि मधुमक्खी के परिवार में सर्वश्रेष्ठ मक्खी कौन होती है, तो मादा मक्खी होती है। और यही मादा मक्खी जिसकी संख्या सिर्फ 1 होती है। ध्यान देंगे, अगर आप मधुमक्खी का छत्ता जो देखते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही मादा मक्खी है, जिसे हम लोग इंग्लिश में फीमेल मक्खी कहते हैं। कितने होती है, 1 होती है। और यही एक मक्खी ही आपको अंडा देने का कार्य करती है और जिसकी संख्या 10% होती है, जिसे हम लोग नर मक्खी यानी मेल मक्खी कहते हैं, वह इस अंडे को निषेचित करने का कार्य करती है। तो ध्यान देंगे, जो एक है वही अंडा देती है और एक कौन होती है, मादा मक्खी होती है। और इन अंडों को निषेचित करने का कार्य आपको नर मक्खी करता है। और श्रमिक मक्खियाँ क्या करती है, तो श्रमिक मक्खियाँ नेक्टर इकट्ठा करती है और परागकण का कार्य करती है। तब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि ये नेक्टर क्या होता है। तो साथियों, नेक्टर फूल जो होते हैं उस फूल की तंत्रिकाओं द्वारा निर्मित एक प्रकार का तरल पदार्थ होता है। क्या होता है, नेक्टर एक प्रकार का तरल पदार्थ होता है जिसमें पानी की मात्रा अधिक होती है और गाढ़ा तरल पदार्थ की मात्रा कम होती है। लेकिन जब मधुमक्खियाँ इस फूल पर बैठती है तो इस तरल पदार्थ को अपने मुंह के अंदर लेती है और यह प्रक्रिया कई बार दोहराती है। कौन सी प्रक्रिया, तो इस नेक्टर को मुंह के अंदर कई बार लेती है और बाहर निकालती है। यह प्रक्रिया कई बार दोहराने के कारण नेक्टर में मौजूद जल की मात्रा, ध्यान देंगे, नेक्टर में मौजूद जल की मात्रा कम हो जाती है, जिससे नेक्टर गाढ़ा हो जाता है और यही गाढ़ा नेक्टर आपको शहद का रूप ले लेता है। यही गाढ़ा नेक्टर आपको शहद का रूप ले लेता है। तो ध्यान देंगे कि नेक्टर क्या हो गया,
जब नेक्टर से जल की मात्रा कम हो जाती है, नेक्टर से जब जल की मात्रा कम हो जाती है तो नेक्टर आपको शहद में परिवर्तित हो जाता है। और नेक्टर से जल की मात्रा कैसे कम हो जाती है? जब मधुमक्खियाँ अपने मुंह में नेक्टर को कई बार बाहर अंदर लेती है और बाहर निकालती है, अंदर लेती है और बाहर निकालती है। इस प्रक्रिया के दौरान नेक्टर में मौजूद जल की मात्रा कम हो जाती है। अब श्रमिक मक्खियाँ जो होती हैं वो नपुंसक होती है। यह ना तो अंडा देने का कार्य करती है, ना ही अंडे को निषेचित करती है। यह क्या होती है? नपुंसक मक्खियाँ होती है और ये सिर्फ शहद निर्माण में अपनी भूमिका अदा करती है। और श्रमिक मक्खियाँ नपुंसक कैसे हो जाती है, किस अम्ल के कारण होती है? तो श्रमिक मक्खियाँ अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल के कारण नपुंसक हो जाती है। और यह अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल का स्रवण मादा मक्खियाँ करती है। तो यहाँ से 2 पॉइंट पे आप लोगों को ध्यान देना होगा। पहला पॉइंट, अगर एग्जाम में पूछ दे कि अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल का श्रवण या उत्पादन कौन सी मक्खियाँ करती है, तो मादा मक्खी करती है, जिसे हम लोग इंग्लिश में फीमेल मक्खी कहते हैं। और श्रमिक मक्खियाँ किस अम्ल के कारण नपुंसक हो जाती हैं? तो श्रमिक मक्खियाँ आपको अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल के कारण नपुंसक हो जाती है। अब मधुमक्खी में अगर के शहद में अगर बात करें जल की मात्रा कितनी होती है, शर्करा यानी चीनी की मात्रा कितनी होती है, तो शहद में चीनी यानी शर्करा की मात्रा 82% होती है और जल की मात्रा आपको 18% होता है। इसी के कारण शहद एकदम गाढ़ा आपको चिपचिपा प्रतीत होता है। जिस तरल में पानी की मात्रा कम, जिस तरल में जल की मात्रा कम और अन्य तरल पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, वह आपको जो है सो कि तरल गाढ़ा हो जाता है। तो शहद किस लिए गाढ़ा प्रतीत होता है? तो शहद आपको जिसमें शर्करा यानी चीनी की मात्रा 80% और जल की मात्रा 18% यानी कम होता है जल की मात्रा, इसीलिए शहद यानी कि मधु आपको गाढ़ा होता है। अब मधुमक्खी की भाषा की बात करें तो मधुमक्खी की भाषा की खोज किसने की? तो मधुमक्खियों के भाषा की खोज प्रोफेसर कार्ल वन फ्रीज द्वारा किया गया था। यह भी एग्जाम में पूछा हुआ है। यहाँ से 2 तरह से प्रश्न बनेंगे। पहला कि मधुमक्खी की भाषा की खोज किसने की? तो कार्ल वन फ्रीज द्वारा किया गया था। या दूसरे प्रकार से क्वेश्चन बनेगा कि प्रोफेसर कार्ल वन फ्रीज ने किस चीज की खोज की? तो मधुमक्खियों की भाषा की खोज की। तो साथियों, आज का यह तरीका और यह सेशन आप लोगों को कैसा लगा, अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे जरूर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।